देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH देगी मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की स्पीच के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया। 22 साल बाद एक बार फिर से इतिहास ने खुद दोहराया, जब लोकसभा में भारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन नहीं हो पाया, तो फिर आज राज्यसभा में पीएम मोदी ने जोरदार जवाब दिया, जिसके बाद एक तरफ विपक्ष का वॉकआउट हुआ तो दूसरी तरफ पीएम का तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री जैसे ही बोलना शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। तो मोदी ने कहा, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं? क्या यह सार्वजनिक जीवन की मर्यादा का अपमान नहीं है? मोदी नेहरू पर बोले, मोदी इंदिरा पर बोले, मोदी जीडीपी पर भी बोले, अर्थव्यवस्था पर भी बोले, और मोदी डील पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर मोदी नहीं बोले। और आज सिर्फ मोदी बोले, मोदी के अलावा कोई नहीं बोला। विपक्ष बस देखता रहा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 22 साल बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव संसद में पेश किया, महासंग्राम हुआ, फिर विपक्ष का वॉकआउट हुआ, संबोधन पर शट आउट जैसे शब्दों को सुना गया, और प्रधानमंत्री मोदी का जब विपक्ष पर संसद पर तीखा प्रहार देखा गया, क्योंकि लोकसभा में तो वो बोल नहीं पाए, वो राज्यसभा पहुंचे और आज शाम को राज्यसभा में उन्होंने एक लंबा भाषण दिया जिसमें विपक्ष के कई मामलों को उठाया गया। असल में संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी को बोलना था। पिछले 2 दिन से लगातार इसमें गतिरोध देखा जा रहा था और यह गतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब सबसे बड़ी बात, इस गतिरोध को लेकर तमाम तरह की बातें भी देखी गई, क्योंकि धन्यवाद जो प्रस्ताव था उसमें गतिरोध देखा जा रहा था। राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष का जमकर प्रहार हुआ, क्योंकि लोकसभा में तो विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। अब जो तमाम तरह की बातें थी उसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव बोलना था, और मोदी बोले, जमकर बोले, उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया कि वो विपक्ष जो मोहब्बत की दुकान खोलता है लेकिन नफरत की बात करता है। वो कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। इस तरह की बातों का जिक्र किया गया। संसद में पीएम मोदी का जो प्रण है वो संसद में एक तरह से रण के तौर पर बदल गया, क्योंकि राज्यसभा में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार हुआ। कांग्रेस ने देश की राष्ट्रपति का अपमान किया, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा नहीं हो पाई, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि साहब आपकी सेहत का राज क्या है? तो मोदी ने कहा, मैं रोज 2 किलो गालियां खाता हूं। कांग्रेस ने परिवार के लिए देश को दांव पर लगा दिया। इस बात का जिक्र मोदी अपने भाषण में कर रहे थे। कांग्रेस इकोनॉमी को 6 से 11वें नंबर पर ले गई। कांग्रेसियों के फोन पर बैंक अरबों रुपए का लोन दे देते थे। कांग्रेस ने किसानों के साथ विश्वासघात किया। जो कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बातों का जिक्र किया। कांग्रेस देश के लोगों को समस्या मानती थी, लेकिन हम देश के लोगों का निराकरण करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। इस बात का जिक्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। तो चलिए सीधे आपको राज्यसभा ले चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और जवाब देते हुए विपक्ष को घेरा कैसे, एक बार वो सुन लीजिए। इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है, ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितनी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। पल पल तिल तिल समाज के लिए बिताना, घिसना, झलना, वो उनको परेशान कर रहा है। तब जाकर के वो उनको परेशान कर रहा है, तब जाकर के
मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये मंत्र लेकर के चल रहे हैं, ये सपने देख करके चल रहे हैं और बातें लोकतंत्र की करते हैं। भाजपा हो, एनडीए हो, हमारा अप्रोच, चीजों की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण, समस्या के समाधान के लिए हमारी सोच और कांग्रेस के बीच में आसमान जमीन का अंतर है, बहुत फर्क है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल क्यों नहीं पाए। आखिर कल ऐसा क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को लोकसभा में शाम 5 बजे धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे। जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इसमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो, यानी कि नरवणे की किताब का जिक्र यहां पर किया जा रहा था। लोकसभा में पीएम जब स्पीच नहीं दे पाए, उसका एक प्रमुख कारण यह भी बताया जा रहा था क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर एक परंपरा होती है कि प्रधानमंत्री का भाषण होता है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उस पर प्रधानमंत्री अपना जवाब देते हैं। विपक्ष ने संसद पर जोरदार हंगामा दिया तो यह फिर हो नहीं पाया और यही सारी परिस्थितियां थी कि सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पर लगातार नारेबाजी हुई, कार्रवाई बार बार बाधित हुई, सदन की स्थिति बिगड़ने लगी, लोकसभा स्थगित हंगामे के कारण रही और प्रधानमंत्री भाषण शुरू नहीं कर पाए। अब जब भाषण शुरू नहीं कर पाए तो आज जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री के लिए यहां पर आना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने खुद मना किया कि आप ना आए क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा में 5 बजे उन्होंने अपना भाषण दिया। लोकसभा में जो कल प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के पास हुआ, उसे लेकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे लेकर ओम बिरला ने भी क्या कहा वो भी देख लीजिए। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा। हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि मैंने क्या कहा, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि लोकसभा में कल जो कुछ हुआ वो घटना अप्रत्याशित थी, वो सामान्य घटना नहीं थी और कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। ये कौन कह रहा है? ये ओम बिरला कह रहे हैं जो कि स्पीकर हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था। ऐसा होता तो सदन की मर्यादा तार तार हो जाती, इसलिए मैंने लोकसभा में उनकी स्पीच को टाला। कल जो हुआ वो सदन के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आप पोस्टर लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा, ये साफ तौर पर कहा। हालांकि आपको पता है कि कई सांसद निलंबित भी किए गए, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं हो पाया। इसके पहले 2004 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 2004 में हुआ था। 2004 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। बीजेपी के तत्कालीन प्रधानमंत्री, बीजेपी के जो माफ कीजिए यूपीए सरकार के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो बोलना चाहते थे, लेकिन उनको यूपीए के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया और उस वक्त भी यही स्थिति थी क्योंकि जवाब वो दे नहीं पाए थे। तो ठीक 2004 और आप सोचिए कि उसके बाद की क्या स्थिति है। 2026 लगातार घटनाक्रम घटा, यानी कि इतिहास ने अपने आप को फिर से दोहराया। अब आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो उस घटना का जिक्र भी कर रहे हैं। सुनिए। I deem it a great privilege to be standing here today to express the gratitude of our government to the respected Rashtrapati Ji for his address to both houses of Parliament. Sir, this is a hard-earned privilege for me since I have had to wait out the entire year to perform this happy task. I would like to take this opportunity to doubly thank the President for his address last year and his address this year. अब आपको उन महिला सांसदों के नाम बताते जिन्होंने सत्ताधारी नेताओं के साथ वहां उनकी कुर्सी पर पहुंचकर, प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी पर पहुंचकर घेर लिया।
महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। ये सांसद मंगलवार को हंगामे के बाद 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन का विरोध भी कर रही थी। कौन कौन था, मैं नाम बता देता हूं। आर सुधा, ज्योतिमणि, वर्षा गायकवाड़, प्रतिभा धनोरकर और वे इसके साथ साथ के काव्या और गेनी बेन, ठोकर शोभा बच्छाव। ये तमाम सांसद हैं जिनको आप देख रहे हैं। ये वो सांसद हैं जो कल उनका विरोध किया जा रहा था और हाथ में तख्ती लेकर विरोध किया गया और वो तख्तियों पर लिखा था, जो बेहतर लगे वो करो। सांसदों के नाम जिन्होंने घमासान आखिर क्यों हुआ, अब आपको बताते हैं कि सारे बयान दिखाते हैं जो संसद में लगातार पक्ष विपक्ष के बयान हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सुनिए। बयान सुनिए किसने क्या कहा। को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। कहूंगा, दुख के साथ यही कहूंगा कि एक अबोध बालक के जिद के कारण सदन को बंधक बना लिया गया और सदन को शायद संसदीय इतिहास में ये अबोध बालक भी काले अक्षर से इनका नाम लिखा जाएगा। कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। ये खुद ही इस तरह की बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें हैं ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? उनको बोलने देना चाहिए। क्या बात है, किस चीज से डर रहे हैं? कि वो किसी किताब से कोट करेंगे, इससे डर रहे हैं? एप्स्टीन फाइल से डर रहे हैं? किस चीज से डर रहे हैं? कि हम उनको कटघरे पे खड़े कर देंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसमें सारे किसानों की जिंदगी बर्बाद होने जा रही है। सबसे पहली बात तो भाजपा के सांसद ये बताएं कि क्या प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों के आगे खड़े रहने की वजह से डर करके संसद के अंदर नहीं आए? वो तो संसद परिसर में मौजूद थे। मौजूद रहने के बावजूद अगर हाउस में नहीं आए और जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और अब भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस ने महिलाओं को आगे कर दिया, महिला सांसदों को आगे कर दिया, तो हाँ, हमने हमेशा महिलाओं को राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व दिया है, उनको आगे किया है और उनको इतनी हिम्मत दी है। इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है, कुछ सवाल तैयार किए। उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, उनसे इस पर राय भी जानने की कोशिश की। जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में आने से इसलिए रोका गया ताकि उन पर हमला ना हो जाए? 64% लोगों ने कहा हाँ ये बात सही है कि उन पर हमला ना हो जाए। 34% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर्वे पर। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को आने से रोकना पड़ा, क्या यह संसद की गरिमा का अपमान नहीं है? क्या यह संसद की गरिमा का अपमान नहीं है? 48% लोगों ने कहा हां ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। 39% लोगों ने कहा दोनों पक्षों की राजनीति जिम्मेदार है और 11% लोग ये कह रहे थे नहीं, विरोध भी लोकतंत्र का हिस्सा है
और इसके साथ साथ 2% इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि क्या हंगामा इसलिए किया गया, क्या हंगामा इसलिए किया गया ताकि प्रधानमंत्री मोदी भाषण ना दे पाए? राय 41% लोगों ने कहा हां, यह जानबूझकर किया गया हंगामा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण ना दे पाए। 34% लोगों ने कहा नहीं, यह दबाव की राजनीति है। और 20% लोग कह रहे थे ऐसा हमेशा होता आया है, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। और 5% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, बार बार संसद में हंगामे और गतिरोध के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? आपकी राय। 38% लोगों ने कहा, 38% लोगों ने कहा जनाब नुकसान तो देश और लोकतंत्र का हो रहा है। 11% लोग कह रहे थे सरकार की साख का यह सवाल है। 6% लोग बोल रहे थे विपक्ष की विश्वसनीयता का नुकसान हो रहा है। और 45% लोग कह रहे थे आम जनता के भरोसे का नुकसान हो रहा है। सर्वे का एक और सवाल, क्या एक किताब के आधार पर संसद में देश की सुरक्षा नीति पर सवाल उठाना सही है? लोगों की राय। 36% लोगों ने कहा हां, यह जरूरी है। 52% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा करना गलत है। और इसके साथ साथ 12% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि 4 दिन से संसद में हंगामा मचा हुआ है। उस किताब को लेकर हंगामा मचा हुआ है जो कि मनोज नरवणे द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने भारत और चीन की सीमा का जिक्र किया है, सैनिकों का जिक्र किया है। और वही किताब की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन सरकार ने कहा कि अभी किताब पब्लिश नहीं हुई है, ये अनपब्लिश किताब है, आप इसे ऐसे नहीं पढ़ सकते। उस किताब को लेकर वही एक किताब राहुल गांधी लेकर संसद में घूम भी रहे थे और वो बता रहे थे कि किताब तो मेरे हाथ में है। फिर सरकार को डर किस बात का है? और उसके बाद हंगामा हुआ। महिला सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंची, आसंदी तक पहुंची, मंत्री और मोदी के सामने तक पहुंची, जिस पर लिखा था जो करना है वो करो, जो करना है वो करो। क्या है असल में उस किताब में? इस बात का जिक्र है कि जब चाइना की तरफ से टैंक आने लगे थे और वो लगातार बढ़ते जा रहे थे तो सेना अध्यक्ष ने पूछा, ऐसा उस किताब में है कथित तौर पर कि राजनाथ सिंह से पूछा, राजनाथ सिंह ने कहा मैं टॉप पर बात करता हूं। उसके बाद वो बताते हैं, बाद में कहा कि जवाब आया है जो करना है करो। और इसीलिए वो तख्तियां लेकर पहुंचे कि जो करना है वो करो। राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं? उन्होंने आदेश देने की बजाय सीधा ये कह दिया कि जो करना है वो करो, उनको अपने भरोसे छेड़ दिया। और यही लगातार विवाद के तौर पर देखा जा रहा था। इसी बात को लेकर हंगामा देखा जा रहा था और हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता रमन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ मौजूद होंगे, इकबाल अहमद नेता कांग्रेस मेरे साथ होंगे और आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़ला मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार के पास मैं चलूंगा, मैं अजीत मेंदोला के पास चलूंगा। अजीत जी, इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि 4 दिन से संसद में बवाल हो रहा है, किताब को लेकर चर्चा हो रही है, लोकसभा में हंगामा हो रहा है, कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए, उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया, वो राज्यसभा पहुंचे, आपकी राय क्या कहना चाहते हैं? मनोज जी, क्या है कि अब मामला किताब से आगे निकल गया है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राज्यसभा में जो जवाब आया, जो भाषण उन्होंने दिया, वो अगर आप गौर करेंगे तो उन्होंने बहुत तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, एक एक मुद्दे पर। उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस के जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने आज सुबह लोकसभा का जिक्र और राहुल गांधी का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी को पूरा मौका दे दिया कि आप भी अब लोकसभा के बारे में चर्चा कर सकते हैं उच्च सदन में। अब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत तरीके से, बहुत इस तरीके से कांग्रेस पे हमले किए। उन्होंने केवल एक मामले में इंदिरा गांधी का नाम लेके हमला किया, बाकी उन्होंने राहुल गांधी के स्टार्टअप को जिस तरीके से तंज कसा है, वो अब कांग्रेस उससे और भड़क गई है। नंबर 1। नंबर 2 बात, कांग्रेस को उन्होंने दलित, आदिवासी, महिला, संविधान विरोधी करार दे दिया है कि साहब आपने दलित, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं होने दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि सदन में जो एक आंध्र प्रदेश के, असम के
सभासद थे वो आसीन थे, उनके ऊपर आपने पर्चे वो फाड़े। इसका मतलब आप आदि मतलब दलित विरोधी भी हो गए, आपने आदिवासी विरोधी हो गए, महिला विरोधी हो गए, संविधान विरोधी हो गए। कांग्रेस सबसे अहम, उन्होंने सिख का मामला जिस तरीके से कल बिट्टू पर राहुल गांधी ने तंज कसा कि गद्दार कहा, उसके बाद से हालात और बिगड़े। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जनरल की किताब इतनी चर्चा में नहीं रहने वाली है। कल भी मुझे नहीं लग रहा कि सदन में कामकाज हो पाएगा, लेकिन अब मुझे ये इस बात को देखना होगा कि जो अब सोमवार से जो बजट का जो ये सत्र शुरू होगा, ये एक हफ्ते का होगा, शुक्रवार तक का होगा, 12 तारीख तक का, फिर बीच में 1 महीने की छुट्टी होगी, फिर 2 मार्च से शुरू होगा। तो मुझे तो अब वाला जो एक हफ्ता जो है बजट सत्र के पहले चरण का जो अंतिम सप्ताह है, उसमें भी कामकाज होगा। अब मुद्दा जनरल की किताब का नहीं होगा, अब मुद्दा कांग्रेस जो बनाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है राज्यसभा में और तमाम आरोप लगाए हैं, और जो घटनाक्रम, देखिए मैं एक और बात इसमें कहता हूं, ये बड़ी अजीब घटना हुई है कल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के जो आसन या सीट तक पहले ही, मतलब पार्लियामेंट शुरू नहीं हो रही है, 5 बजे कार्रवाई शुरू होनी है, उससे पहले आके इस तरीके से मैंने पहली बार, इससे पहले कभी नहीं देखा। तो मुझे कई बार ये लगता है मनु जी कि कांग्रेस के जो फ्लोर मैनेजर हैं या अपोजिशन के जो फ्लोर मैनेजर हैं या जो रणनीतिकार हैं, वो क्या रणनीति बना रहे हैं आज, मतलब समझ से परे है इस तरह की रणनीति। क्या रणनीति बन रही है, समझ से परे है? क्या वाकई भ्रम की स्थिति है? क्या रास्ते से भटक गए? इकबाल अहमद साहब, आपने सुना अजीत मेंदालो का, आपकी राय? हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब तो हमें लग रहा था कि जैसे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। वो विपक्ष के बारे में ज्यादा बता रहे थे, सरकार के बारे में वो डिफेंस कर रहे थे। हमें तो ये महसूस हुआ क्योंकि राहुल गांधी जी का सामना न कर पाए प्रधानमंत्री जी। मन्नू जी, मैं इनको कह रहा हूं, जिस दिन आप ये चीज समझ जाएंगे कि पत्रकार जो कह रहे हैं, जो काम, देखिए हमारा काम नहीं है आपको रणनीति बनाना, आपको मुद्दे देना हमारा काम नहीं है। आप अगर पार्लियामेंट में इस तरीके से हंगामा करेंगे, जो आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहेंगे आप लोग, तो सरकार तो खुश होगी। जो हम लोग देख रहे हैं, सरकार खुश है, सरकार चाहती है कामकाजी ना हो। इकबाल अहमद साहब, कभी कभी इस तरह की सलाहों को गंभीरता से ले लेना चाहिए, आगे आने वाले समय के लिए अच्छा होता है। मैं बिल्कुल इस बात को समझ रहा हूं, लेकिन कम से कम अजीत भाई को सरकार के बारे में भी बताना चाहिए था कि सरकार की क्या क्या गलतियां हैं, क्योंकि पत्रकार एक आईना होता है, सरकार के बारे में बताना, वो आईना दिखाता है सरकार की कमियों को। और इसी तरीके से विपक्ष का भी काम होता है कि जनता की आवाज सदन में उठाना। तो राहुल गांधी जी एलओपी आप के तो नेता चाइना की आवाज उठा रहे हो सदन में, जनता की कहां उठा रहे हो भाई? आप बताइए कि राहुल गांधी जी एलओपी नेता हैं, अगर एलओपी नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा तो फिर किसकी बात सुनेंगे? विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। इनका काम है कि सारे नेताओं की, विपक्ष के सारे नेताओं की आवाज दबा दी जाए। जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात में दबा के रखा था, उसी तरीके से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भी दबाना चाहते हैं, और पार्लियामेंट में किसी की आवाज को निकलने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे सामने सब लोग नतमस्तक रहें। तो ये देश संविधान से चलने वाला है, संविधान के देश चलने वाला कभी झुक नहीं सकता है। देश का झंडा हमेशा ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। ये जिस तरीके से संविधान को रगड़ना चाहते हैं और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो नहीं पाएगा। रमन मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता। देश का झंडा ऊंचा है, ऊंचा ही रहेगा और संविधान के हिसाब से ही चलेगा, ये कह दिया इकबाल अहमद साहब ने। कोई बात नहीं, कहते तो बहुत कुछ है साहब। नेहरू जी कह के गए थे कि जी मैं आजादी की जंग में शरीक नहीं हुआ, ये उनका एक साक्षात्कार है मेरे पास। ये भी कहा कि प्रोसेलाइजेशन मतलब जबरन धर्म परिवर्तन एक ही जमात के लोग कराते हैं, वो हिंदू नहीं कराते। खैर हम उस बात पे नहीं जाते, लेकिन मैं अब सिलसिलेवार इसके ऊपर आता हूँ कि ये मोहब्बत की दुकान बनाई रखी है साहब। वोट, ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये वोट बैंक की हीरा मंडी इन्होंने खोल रखी। ये जो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी हीरो वही
गंगूबाई काठियावाड़ी ने भी मोहब्बत की दुकान खोली थी। अब आगे क्या था और पीछे क्या था ये सबको पता है। आप बात करते हैं जिन चीजों की, वो चोरी का हद ये है कि नाम भी चोरी का है साहब, असलियत तो क्या ही सामने आई। बहुत सही बताया मोदी जी ने कि एक गुजराती का नाम चुरा के अपने नाम में लगा दी। यहां तक कि एक मनु जी, पुरानी चीज आपको सामने रखता हूँ, मेरे ट्विटर पे भी मैंने रखी हुई है कि ये कहानी फैलाई जाती थी कि इंदिरा गांधी के प्यार में फिरोज गांधी साहब ने अपना नाम के आगे गांधी लगाया था। साहब ये उन शादी जो है 1942 में हुई और गांधी नाम का लाइसेंस उन्होंने 1938 में लिया था। यहां भी झूठ। अब आ जाते हैं संविधान की बात पे कि संविधान का ढोंग पीटते हैं साहब, बार बार संविधान का ढोंग पीटते हैं, लेकिन संविधान के अंतर्गत चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने का हर बारी ये षड्यंत्र रचते हैं। जितनी बारी ये सदन चलेगा उतनी बारी इनके नए नए आडंबर आएंगे। मोहब्बत की दुकान की तो बात हो ही गई, लेकिन याद रहे कि ओपी मथाई ने बहुत अच्छी एक किताब लिखी, उसमें नेहरू जी की मोहब्बत की दुकान भी सामने आई थी साध्वी श्रद्धा के साथ। वो बच्चा कहाँ है कोई पता नहीं। अब वो मथाई साहब झूठ बोल रहे थे या वो कर रहे थे, वो देख लीजिए। कि गाली की राजनीति करनी इन्हें बहुत अच्छी लगती है, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, लेकिन पीएम साहब है कि वो गालियां सहते जाते हैं देश के लिए और ये गालियां देते जाते हैं उनके लिए। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिस तरीके से बिट्टू साहब के ऊपर इन्होंने आरोप लगाए और उन्हें गद्दार बोला, देखिए सरदार के लिए ईमान जो है वो सबसे बड़ी चीज है। सरदार असरदार हो सकता है, सरदार गद्दार नहीं हो सकता। देश के साथ गद्दारी तो आपके दबाव में सरदार मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, क्योंकि सर पे सिखों की दस्तार थी, वो ताज था। मैं क्यों बोल रहा हूं वो भी बता